ठीक मेरे पीछे उस ब्रिज के ऊपर एक बहुत बड़ा मौत जैसा जीव देखा गया था। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि ठीक 2 हफ्ते बाद वो ब्रिज टूट गया जिसमें 46 लोगों की मौत हो गई। अफवाह ये थी कि उसी जीव ने ये सब किया था। सिल्वर ब्रिज गिरा और 46 लोग मारे गए। वो उनकी गाड़ी के ऊपर से उड़ा और ये सिर्फ एक बार नहीं दिखा था। उस साल की शुरुआत में सैकड़ों और लोगों ने भी इसे देखा था। तो मैं ये पता लगाने वाला हूँ कि उस दिन आखिर हुआ क्या था, असल में इन सब लोगों की जान कैसे गई और वो मॉथमैन असल में था क्या। और आज 60 साल बाद पूरा शहर जैसे उसके पीछे पागल है। वहाँ मॉथमैन म्यूजियम, आइसक्रीम, मिनी गोल्फ और एस्केप रूम भी है। तो यहाँ हमारे पास है मॉथमैन पिज्जा और मेरा पसंदीदा मॉथमैन का डम्पी। सच बताओ किसके बम ज्यादा बड़े हैं? डेमन सच में तुम्हारे ही हैं, मजाक नहीं कर रहा। सच में? हाँ सच में। बाहर निकले तो कुछ लोगों के हिसाब से मॉथमैन ऐसा दिखता है। तो ये सैकड़ों साइटिंग्स आखिर किस वजह से रिपोर्ट हो रहे थे? कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन तो होगी। अरे नहीं, पहली बार मॉथमैन 15 नवंबर 1966 को पॉइंट प्लेजेंट, वेस्ट वर्जीनिया में दिखा था, उस दर्दनाक ब्रिज हादसे के 1 साल पहले। 2 यंग कपल्स अपनी गाड़ी से वर्ल्ड वॉर 2 के कुछ पुराने बंकर्स के पास से जा रहे थे जब उन्हें अचानक चमकती लाल आंखों वाला एक काला जीव दिखा। जब उन्होंने अपनी गाड़ी भगाई तो उस जीव ने उनका पीछा किया, तब भी जब उनकी गाड़ी 100 मील प्रति घंटे से भी तेज चल रही थी। इस घटना की रिपोर्ट लोकल पुलिस को की गई और इस तरह शुरू हुई मॉथमैन की कहानी। क्या आप मॉथमैन को मानते हैं? मुझे लगता है उन्होंने कुछ तो देखा था। मॉथमैन को मानते हो? अरे हाँ 100%। अरे हाँ। आपको आखिर वो बात सच क्यों लगती है? देखिए वहाँ 100 चश्मदीद गवाह थे। आपके अनुसार सबसे बड़ा सबूत क्या है? सच कहूँ तो उस वक्त इस शहर के बहुत सारे लोगों ने कहा था कि उन्होंने कुछ देखा था, वो भी इतने कम समय के अंदर। इतने सारे चश्मदीद गवाहों की वजह से ही लोग मानते हैं कि उस वक्त पॉइंट प्लेजेंट में जरूर कुछ तो अजीब था। तो इथन और मैं TNT साइट पर गए, वो खाली पड़े बंकर्स जहां मॉथमैन पहली बार दिखा था, ये देखने के लिए कि क्या हमें वहां कुछ मिल सकता है। ठीक है, तो वो यहाँ पर ड्राइव कर रहे थे जैसा मैंने कहा। रुको, लाल बत्तियां दिखी, क्या है ये? अरे वो बस गाड़ी है यार। वो लोग उस गाड़ी को हॉट बॉक्स कर रहे हैं। हे भगवान, मैंने उस पहली गाड़ी में बहुत सारा धुआं देखा, लेकिन इसी सड़क पर उन्होंने इसे दाईं तरफ देखा था। यहाँ एक पावर प्लांट हुआ करता था जो अब यहाँ नहीं है, पर ये 6-7 फुट का है। रुको, तुम अंकल बन रहे हो, हम अब बड़े हो चुके हैं। मीम खत्म। जब मैंने इसे करना शुरू किया तब से ये मीम मर गया। मीम मर चुका है यार, तुम इसे सालों से कर रहे हो, लेकिन ठीक है। वो काफी लंबा, काला और उसकी आंखें लाल है। कहते हैं उसकी आंखें छाती और कंधों के पास हैं, इसलिए उसकी गर्दन नहीं है। वो चमकती लाल आंखों वाली बात सुनकर लगता है ठीक है वो कोई आदमी तो नहीं हो सकता, जब तक कि वो आदमी बहुत ज्यादा नशे में न हो और उसकी आंखें लाल न चमक रही हो। नशे में झुका हुआ काला आदमी। यार तुम मॉथमैन हो सकते हो, लेकिन जो बात इसे इंसानों से एकदम अलग बनाती है, उसे देखने के बाद इस चीज ने अपने पंख फैलाए और फिर ग्लाइड करते हुए उनका पीछा करने लगी। और उन्होंने कहा था कि वो 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे थे, लेकिन ये चीज उसी स्पीड में उनका पीछा कर रही थी। मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ खास बताया नहीं। एक टाइम के बाद वो बस पीछे हट जाता है, लेकिन खैर जो भी हो, अगले पूरे साल सैकड़ों बार उसे देखा गया, बिल्कुल उसी सेम एरिया में। खास तौर पर इस जगह को TNT एरिया कहते हैं। और बस यही से ये TNT बंकर्स हैं। तो जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े डोम जैसे बंकर्स हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर इन्हें असल में TNT स्टोर करने के लिए बनाया गया था। भाई ये माचा लेक है, मत कहना कि ये माचा है। ये तो माचा जैसा लग रहा है। लो हम पहुंच गए। यहाँ की मुख्य थ्योरी ये कहती है कि यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े बंकर्स बने हुए हैं जिनमें पहले TNT और खतरनाक केमिकल्स रखे जाते थे। ऐसी अफवाहें भी हैं कि यहाँ रात गुजारने वालों ने उन केमिकल्स के असर से मतिभ्रम का गहरा अनुभव किया और शायद इसी वजह से उन्हें वहाँ मॉथमैन जैसी चीजें दिखने लगी। मुझे भी यही लगता है। इस हवा में सांस लेने पर लाल बत्तियां दिखने लगती हैं और लगता है उन्होंने केमिकल सूंघे होंगे तभी मॉथमैन दिखा। पर सबको एक ही चीज क्यों दिखी? लेकिन लगता है कि ये सच है कि हमारे ठीक पीछे वाला पानी गंदा और जहरीला है, और ऐसा लगता है कि इस एरिया में रेडिएशन है। लेकिन मेरे पास एक रेडिएशन टेस्टर है। नीचे झुको, ये एक गाइगर काउंटर है, ये रेडिएशन को टेस्ट करेगा। हम खासकर बंकर्स जाकर ये टेस्ट करेंगे। पानी जांचने की पट्टियां हैं। मुझे बस इस छोटी सी स्ट्रिप को इसमें डुबाना है और हम देख पाएंगे पानी का pH, जिसके हिसाब से हम देख पाएंगे कि ये पानी गंदा है या नॉर्मल है। हाँ, इसे डुबो। ठीक है, कुछ मिला, बहुत घटिया, नॉर्मल सा लग रहा है।
ज्यादा पागलपन वाली और यकीन करने लायक बात यह होगी अगर इस जगह पर बहुत ज्यादा रेडिएशन हो जिसकी वजह से लोगों को हेलुसिनेशन हो रहे हो। ज्यादा रेडिएशन हुआ तो बुरा होगा, हमारी तो शामत आ जाएगी, हमें कैंसर हो सकता है। इसकी नॉर्मल रेंज लगभग 20 से 200 के बीच होती है। रीडिंग का 1000 पहुंचना अजीब होगा, अगर ये 10,000 गई तो हालत बहुत बुरी होगी। अभी ये 18 पर है, मुझे लगता है हम सुरक्षित हैं। ठीक है, मैं असल में ये देखने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि क्या इसके अंदर रेडिएशन बढ़ता है। ये बंकर नंबर 2 है। मुझे नहीं पता यहाँ कितने बंकर्स हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि हम उस तरफ जितना आगे जाएंगे वो उतने ही ज्यादा अजीब दिखने लगेंगे। तुम्हें पता है, अगर तुम ध्यान से सोचो तो मॉथमैन बैंकिंग फीस की तरह ही है। क्या वो पैसे छीनने के लिए बस मौके का इंतजार कर रहा है? क्या मॉथमैन ऐसा ही करता है? नहीं, पर पुराने बैंक यही करते हैं। पर चाइम नहीं, अमेरिका की पहली पसंद और स्पॉन्सर चाइम। चाइम कार्ड पर 5% कैश बैक मिलता है जिसे आप कहीं भी चुन सकते हैं। खाना, यात्रा, राशन और बहुत कुछ। आपको एयरपोर्ट लाउंज के एक्सेस और 24/7 कॉन्सियर्ज जैसे ट्रैवल बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जो मेरे लिए बहुत बढ़िया है क्योंकि हम लिटरली हर एक वीडियो के लिए फ्लाइट लेते हैं। चाइम होता तो मॉथमैन इतना चिड़चिड़ा नहीं होता। उसे नहीं पता होगा कि वेतन 2 दिन पहले मिल सकता है। मुझे उससे अपना पैसा लेना होगा। चाइम के लिए साइन अप करो भाई। सबसे अच्छा फीचर ये है कि आप ऐप के अंदर जिस चीज के लिए सेव कर रहे हैं उसके हिसाब से गोल्स सेट कर सकते हैं, जैसे इमरजेंसी सेविंग्स फंड या लैपटॉप। ये एक रेडिएशन टेस्टर हो सकता है जैसा कि मैं अभी यूज कर रहा हूँ। असल में गोल सेट करना और उन पर अपनी प्रोग्रेस देखना काफी कूल है। और चाइम आपके पैसे लॉक करके नहीं रखता, आप लिटरली जब चाहें उसे निकाल सकते हैं। दोस्तों, बस एक और बंकर बचा है और मुझे लगता है कि चाइम जो सबसे बेस्ट फीचर ऑफर करता है वो है उनका 3.75 APY, जो नेशनल एवरेज से 9 गुना ज्यादा है। चाइम आपके पैसे सुरक्षित बचाने में मदद करता है। अभी कोड स्कैन करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देखें। बहुत सिंपल है। ठीक है, मोमेंट ऑफ ट्रुथ, चलो बीच में चलते हैं। ठीक है, रेडिएशन नहीं, ये अच्छी खबर है। अभी तक हम पर रेडिएशन नहीं हो रहा है। यहाँ बहुत सारे साउंड्स हैं और बहुत सारे क्रीचर्स भी। बड़ा मौत चिल्लाएगा कैसे? पता नहीं, मौत आवाज नहीं करते। तुम्हें क्या लगता है वो कैसा बोलेगा? इधर आओ। क्या वो अपनी लंबी जीभ बाहर निकालकर सबको चाटता फिरता होगा? देख लिया, इधर आओ। इधर आओ। यार, ये सब मुझे अजीब लग रहा है। ओहो, वो क्या था? अभी पानी में कुछ बड़ा कूदा। लहरें देखो, जो भी था वो काफी विशाल जीव था। नामुमकिन भाई। अरे यार, वो चीज आखिर क्या थी? वो मॉथमैन के आकार का ही कुछ था। लगता है मॉथमैन हमें देखकर पानी में कूद गया। हम बंकर्स की तलाशी लेते रहे जब तक। अरे, इसमें तो पहले से ही काफी सामान पड़ा है। ओहो ओहो, ये तो ऊपर जा रहा है। ये सबसे हाईएस्ट है जो मैंने देखा है। यार, यहाँ बहुत सारी मकड़ियाँ हैं। ये तो मेरे सबसे बड़े डर जैसा है। भागो, अंदर भागो। खैर, यहाँ पर एक पेंटाग्राम है। ओ शिट, शायद यहीं पर मॉथमैन को बुलाया जाता है। मॉथमैन, बाहर आओ। अंदर काफी कम है। मॉथमैन तो डरपोक निकला यार। यहाँ कोई रेडिएशन नहीं रहा है और मुझे ये भी लगता है कि अगर होता तो शायद हमें भी वो हेलुसिनेशन हो रहे होते और मैंने मॉथमैन को नहीं देखा है। मुझे लगता है कि अभी एक आखिरी बंकर बचा है। उस कीड़े को देखो, लाइट में उसकी आंखें सच में लाल है। अरे यार, शायद मॉथमैन असली है। उस कीड़े ने मुझे कन्विंस कर दिया कि मॉथमैन का सिर्फ हेलुसिनेशन होना थोड़ा बेतुका है। लेकिन उस मौत को देखने और ज्यादा रिसर्च करने के बाद मेरी पर्सनल थ्योरी ये थी कि मॉथमैन बस एक उल्लू था, लेकिन हमें और सबूत चाहिए थे। तो हम ड्राइव कर रहे हैं कुछ उल्लुओं को ढूंढने के लिए बेसिकली, लेकिन और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं कि ये चीज क्या थी। कुछ तो बहुत ही क्रेजी हैं। हमारे पास बैड ओमेन थ्योरी है। ये शायद कोई ऐसी एंटिटी है जो डिजास्टर्स होने से पहले दिखती है। फिर एक और बड़ी थ्योरी है कि गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंटेशन ने मॉथमैन को बनाया। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा सबूत मेन इन ब्लैक है। इसका सबसे अजीब हिस्सा ये है कि कुछ दिन सबसे पहली मॉथमैन साइटिंग से पहले एक बहुत ही पॉपुलर एलियन वाली घटना हुई थी। ये बंदा क्लेम करता है कि एक एलियन उसके पास नीचे आया और उसने अपना नाम इंद्रिड कोल्ड बताया, जो मुझे लगता है कि मैंने अब तक का सबसे ज्यादा बनाया हुआ नाम सुना है। मैं एलियन वाली थ्योरी में लगभग घुस ही गया था क्योंकि लोगों ने आसमान में लाइट्स देखी थी, लेकिन इंद्रिड कोल्ड वाली बात सुनते ही मेरा मन बदल गया। सच कहूं तो ये उल्लू जैसा ही है,
अब हमारा मकसद रात में एक उल्लू ढूंढकर मिलान करना है, इसीलिए मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक उल्लू ही है। तुम्हें याद है वो अजीब कीट वाला मामला जिसकी आंखें लाल चमक रही थी? उल्लुओं के साथ भी यही होता है। हम TNT एरिया के थोड़ा बाहर है, जहां सच में उन बंकर्स के पास से भी ज्यादा साइटिंग्स हुई थी जहां हम थे। मुझे एक आइडिया आया है, लेकिन ओहा माय गॉश, हे हम यहाँ जंगल में उल्लू ढूंढ रहे हैं। लोग कह रहे थे मेरी पहली टॉर्च बेकार है, योर फ्लैशलाइट सक्स। अब ये वाली टॉर्च देखो कैसी लग रही है। मैं हॉर्नी हूँ। सच? अरे नहीं भाई, शायद आवाज आई। वो आवाज मैंने भी सुनी। शायद हमने कुछ आवाज सुनी, पर लाइट चली गई है दोस्तों। अब हम और उल्लू नहीं ढूंढ सकते। मेरे पास सबूत है जो इसके उल्लू होने की तरफ और भी ज्यादा इशारा करता है। जिस समय के आसपास मॉथमैन की साइटिंग्स पूरी तरह से बंद हो गई थी, तब एक न्यूज़पेपर आर्टिकल आया था और एस हेनरी नाम का एक आदमी था। कौन? एस हेनरी? कौन? एस हेनरी नाम का बंदा। उसने गोली मारी थी। एरिया में अब तक देखे गए सबसे बड़े उल्लुओं में से एक को ये चीज बहुत बड़ी थी और उन्होंने इसे टैक्सीडर्मी कर दिया। और मुझे पता है कि ये कहाँ है, तो हम इसे ला सकते हैं। लेकिन मुझे ये बहुत बहुत अजीब लगता है कि उसके इसे गोली मारने पकड़ने के बाद साइटिंग्स बंद हो गई। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये कोई मतिभ्रम सरकारी प्रयोग या फिर कोई एलियन था। ये बस एक बहुत बड़ा उल्लू था। और मुझे लगता है कि हमारे पास वही एग्जैक्ट उल्लू है। मुझे लगता है कि हमारे पास मॉथमैन की बॉडी है और ये शायद वो जगह है जहां उन्होंने मॉथमैन की बॉडी रखी है, या शायद वो मरा हुआ बहुत ही विशालकाय उल्लू। वेस्ट वर्जीनिया फार्म म्यूजियम। कहाँ है ये जायंट उल्लू? डूड, ये तो बहुत बड़ा है। मुझे नहीं लगता कि मुझे अंदाजा है कि मूस कितने बड़े होते हैं। ये तो सच में डरावना है। ये क्या चीज है भाई? इसके 2 सिर क्यों हैं? यहाँ म्यूटेंट बन रहे हैं। ये तो मॉथमैन से भी अजीब है। वो रहा मॉथमैन का शरीर। हाँ, ये उतना बड़ा नहीं है जितना मैंने सोचा था और उतना काला भी नहीं है जितना मैंने सोचा था। तो ये असल में वो उल्लू नहीं था जिसे एस हेनरी ने मारा था। अनफॉर्चुनेटली लगता है वो उल्लू जो एस हेनरी ने पकड़ा था, जिस उल्लू को हम ढूंढ रहे हैं, वो अपेरेंटली मॉथमैन की बॉडी है। लगता है असली वाले को वहां से हटा दिया गया और उसकी जगह पर इससे लाकर रख दिया गया। इसे किसी और ने पकड़ा था, वो भी वेस्ट वर्जीनिया में नहीं। जिसे एस हेनरी ने पकड़ा था वो वापस मॉथमैन म्यूजियम में है। ये पहले वाले से छोटा है। क्या ये दुनिया का सबसे बड़ा उल्लू था? पता नहीं, मुझे तो सच में लगा था कि ये काफी ज्यादा विशाल होगा। मैं अपनी राय बदल रहा हूं। समझ नहीं आ रहा। सच तो ये है कि अब हम म्यूजियम के मालिक से बात करेंगे, शायद वो कुछ साफ कर पाए। ऑल राइट, मैं यहाँ जेफ के साथ हूँ, मॉथमैन म्यूजियम के ओनर। दे वन एंड ओनली दुनिया के इकलौते। सुना है आपने मॉथमैन पर काफी रिसर्च की है। मैं 5 साल का था जब ये हुआ था। बस इत्तेफाक से 66 के नवंबर की पहली रात को कार में जो 4 लोग थे, उनमें से 2 लोग हमारे पड़ोसी थे। वाह, तो उनके बिल्कुल बगल में रहने और उनसे बात कर पाने की वजह से क्या कोई ऐसी डिटेल्स या कुछ ऐसा है उस पहली साइटिंग के बारे में जो लोग मिस कर देते हैं? मैंने पूछा कि उसके पंखों का फैलाव कितना था। उसने कहा वेल पंख इतने बड़े थे कि जब उसने अपने पंख फड़फड़ाए तो पंखों के सिरे कार के दरवाजे के निचले हिस्से से टकरा रहे थे। जब वो लोग शुरू में उसका सामना करने के बाद वापस टाउन आए तो वो वापस आए और टाइनीज ड्राइव इन पर रुके, जो एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। अंदर गए और ओनर को बताया। उसने उनका डर देखकर पुलिस को फोन किया, पर वो लोग खुद फोन नहीं करना चाहते थे। अच्छा, तो उन्होंने खुद पुलिस को नहीं बुलाया? नहीं, उसने शेरिफ के डिपार्टमेंट को कॉल किया। शेरिफ का डिपार्टमेंट ड्राइव इन पर आया, उनके साथ वापस ऊपर गया और उन्हें कुछ नहीं दिखा। मेरे हिसाब से ये जीव उस इलाके के पूरे 25 मील के घेरे में मौजूद था। ये गलत है क्योंकि यहाँ शुरू होने से पहले भी साइटिंग्स हुई थी। यहाँ से लगभग 2 घंटे की दूरी पर बस सलेम और क्लेंडन इलाकों में। वेल, क्या ये सच है कि आखिरी साइटिंग ब्रिज पर हुई थी, सिल्वर ब्रिज पर? नहीं, ये 70-80 के दशक में भी दिखा। सच्चाई ये है कि ब्रिज 40 साल पुराना था, इसकी हालत खराब थी। ये गिर गया और सबका ध्यान मॉथमैन का शिकार करने से हटकर ब्रिज पर चला गया। रेस्क्यू और बाकी पर। बात तो सही है। जिनसे मैंने बात की है, मैं कह सकता हूँ उन सब ने वहाँ कुछ ऐसा देखा जिससे वे बहुत परेशान हो गए थे। ब्रिज वाली बात गलत साबित होने के बाद मुझे उल्लू वाली बात जाननी थी। तो हमने सुना है कि एक बहुत बड़ा उल्लू था जिसे गोली मारकर एस हेनरी ने पकड़ा था। वो हमारे पास म्यूजियम में है और वो बस शायद बस इतना लंबा है। मुझे लगा था कि
ये थ्योरी सही है क्योंकि उसके पकड़े जाने के बाद ही साइटिंग्स रुक सी गई थी, लेकिन आपने बस कहा कि नहीं, वो 1966 के बाद भी लगातार जारी रहा। क्या आपको लगता है कि मॉथमैन जो भी था वो आज भी हो सकता है? ये मुमकिन है, मैं इनकार नहीं करता। आपके हिसाब से सबसे ज्यादा कन्विंस करने वाला सबूत क्या है कि मॉथमैन था या अभी भी है? आई गेस पुलिस की आधिकारिक रिपोर्ट्स और चश्मदीदों के बयान ही अपने आप में काफी सबूत हैं। मेरे पास उन 4 में से 3 गवाहों की पूरी जानकारी उपलब्ध है। जब वे अपनी शिकायत लेकर शेरिफ के पास पहुंचे तो उन्हें अलग अलग कमरों में बिठाकर अपना बयान खुद लिखने को कहा गया था ताकि वे एक दूसरे की बातों की नकल न कर सकें। ये तो काफी क्रेजी है। मेरे लिए ये ठोस सबूत है। हम यहाँ ब्रिज पर वापस आ गए हैं। ब्रिज शायद मॉथमैन से नहीं जुड़ा था, सच में उससे जुड़ी उतनी ज्यादा साइटिंग्स नहीं थी, वो तो ठीक से डॉक्यूमेंट भी नहीं की गई थी, पर असल में ये सैकड़ों बार दिखा था, काफी लंबे समय तक। हमने लगभग सभी थ्योरीज देख ली हैं। सच कहूँ तो ये अब भी उल्लू ही लगता है। मुझे लगता है कि ये एक उल्लू था, प्लस लोग या दूसरे ड्रग्स के नशे में थे, जैसे श्रूम्स। हाँ, या शायद वो उल्लू केमिकल्स की वजह से नशे में पागल हो रहा था। हाँ, हर कोई बस बहुत सारे मशरूम्स के नशे में था। मेरे लिए उसे कोई एलियन या फिर कोई नकली इंसान मानना सच में बहुत मुश्किल काम है। नहीं, इस वाले के लिए तो नहीं। मुझे तो लगता है कि ये कोई कॉस्ट्यूम वाला बंदा था, पर फिर भी जिस तरह से ये साइटिंग्स हुई उससे ये बात समझ नहीं आती। तो तुम्हें नहीं लगता कि किसी ने मुझे देखकर उसे ही साइटिंग समझ लिया? ये वाकई बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन आप नीचे कमेंट में अपनी थ्योरीज भेजिए और मॉथमैन से जुड़ा आपका फैन आर्ट या कुछ भी, फिर हम लाइव आकर इस पर बात करेंगे और मिलकर समझेंगे। लेकिन गाइस, हम हर हफ्ते पोस्ट कर रहे हैं, हर फ्राइडे दोपहर 3 बजे PST। ये सच में बहुत हेल्प करता है। अगर आप बस सब्सक्राइब कर दें, इससे मुझे डिप्रेस ना होने में मदद मिलती है। बस इतना ही गाइस। लव यू।